युवा के अंदर इतना समर्पण का भाव कैसे आ गया? सत्ता की राजनीति या संगठन की राजनीति? सत्ता का कोई मोह नहीं है। अगर विद्यार्थी परिषद नहीं होती तो आप कहाँ होते हैं? सर, मोदी जी और योगी जी, इन दोनों में आप किसके सबसे बड़े प्रशंसक हैं? राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर गोरखपुर को एक शब्दों में परिभाषित करना तो क्या कहेंगे आप? हमारे नाथ संप्रदाय का केंद्र बिंदु और हमारी आस्था का वो केंद्र है। अगर एक शब्द में एक राष्ट्र एक चुनाव को कहना हो तो क्या कहेंगे आप? निरंतरता आएगी, एक रूपता आएगी, पारदर्शिता आएगी। कौन सा ऐसा कार्य किया जिन कार्यों पे आज भी आपको गर्व की अनुभूति होती है? एक कुशीनगर में कैबिनेट मंत्री, मैं नाम लूंगा ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी। हाटा के अंदर में राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह जी। IS से जुड़े हुए उसके तार मिले थे। सर, क्या लगता है कि छात्र राजनीति फिर से शुरू होनी चाहिए? पति का घेराव नहीं करेंगे। 2014 मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर आया है और ये पार्टी वरिष्ठ नेताओं की पार्टी हो गई। शायद मैं राजनीति नहीं करता। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बुलाकर सम्मेलन भी करवाती है। भाजपा की सरकार में उनको प्रार्थियां भी बरसाई जाती है। मैं विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूँ। जो उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका पुतला दहन किया और अपना आक्रोश प्रकट किया। आपको क्या लगता है कि ये योगी जी के आदेश पे हुई या हमारे सूबे के मुख्यमंत्री के कहने पे हुई? बिल्कुल गलत है। आपने हमारे सरकार पे प्रश्न खड़ा किया है। जितने भी दोषी हैं सबके विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। निश्चित ही ये सरकार शासन की पक्षधर सरकार है। पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में विगत के वर्षों में ये सबसे बड़ी सदस्यता थी। कोई इसकी दिशा दशा तय करेगा तो हम नौजवान तय करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं नमस्कार पूर्वांचल। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एक ऐसे युवा नेता उपस्थित हैं जिन्होंने अपने छात्र जीवन से ही संगठन और समाज के लिए कई कार्य को किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में रहते हुए ढेरों दायित्वों का निर्वहन करने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए हमारे पॉडकास्ट में उपस्थित है श्री आकर्षण मिश्रा जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी, आज इस पॉडकास्ट में मुझे बुलाने के लिए। सर, आज हम खास बातचीत कर रहे हैं, उससे पहले हम जानने का प्रयास करें कि विद्यार्थी परिषद से लेकर भाजपा में आने तक का सफर कैसा रहा आपका? देखिए, विद्यार्थी परिषद में मैं छात्र जीवन में आया जी। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में आने के बाद जो सामाजिकता और जो समाज की सीख है वो देने का काम अगर किसी संगठन ने किया है तो निश्चित ही वो विद्यार्थी परिषद है। सामाजिकता का कखा गगा अगर मैंने कहीं से सीखा है तो वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से सीखा है। बिल्कुल। मैं एक वाक्य कोट करूंगा आपसे। दिल्ली के अंदर में हमारे विद्यार्थी परिषद का 59वां राष्ट्रीय अधिवेशन था। उसके मंच पे हमारे मुख्य अतिथि अमित शाह जी ने एक वाक्य बोला था, मैं उसी को आपके आगे दोहरा रहा हूं कि मैं खुद को, आकर्षण मिश्रा खुद को विद्यार्थी परिषद के एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में ही देखते हैं। और आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैं भारतीय जनता पार्टी, जो कि कार्यकर्ता की दृष्टि से इस विश्व की सबसे बड़ी एक राजनीतिक पार्टी है, उसमें माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में मुझे जुड़ के काम करने का सौभाग्य और अवसर मिला है। तो निश्चित ही मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ और इस सफर को एक सुखद सफर के रूप में देख रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर, छात्र राजनीति से निकल के राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बने, सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी आपको? देखिए, जब हम छात्र राजनीति में रहे उसकी अपनी अलग चुनौतियां रही जी। अब जब हम इस बड़े परिवेश में, एक राष्ट्रीय परिवेश में एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बने तो निश्चित ही वो जो पैरामीटर है वो बहुत बड़ा है। हम छात्रों के बीच काम कर रहे थे, अब हमें समाज के हर वर्ग के बीच में काम करना है। तो निश्चित ही एक पैरामीटर बढ़ गया है, तो निश्चित ही उसकी थोड़ी सी डिफिकल्टीज और उसकी चुनौतियां थोड़ी अलग तरह की हैं। लेकिन निश्चित ही हम लोगों ने जो सीखा है संगठन में, जो सीख के आज यहाँ आए हैं, तो निश्चित ही हम जानते हैं विद्यार्थी परिषद के लोग की चुनौतियों से कैसे निपटना है। तो निश्चित ही उन चुनौतियों का हम लोग सामना कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर। जब आप छात्र जीवन में थे तो विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय क्रीड़ा मंच के साथ संयोजक भी थे, फिर आप पूरे कार्यक जीवन में आए और विभाग संगठन मंत्री बने। इस दौरान सर आपने कौन सा ऐसा कार्य किया जिन कार्यों पे आज भी आपको गर्व की अनुभूति होती है? देखिए, मैं पहले तो आपको करेक्ट करूंगा, मैं पहले विभाग संगठन मंत्री हुआ, उसके बाद मैं राष्ट्रीय कला मंच में गया। जी। देखिए, विद्यार्थी परिषद का अगर मैं अनुभव कहूं तो बहुत से अनुभव हैं और मैं गर्व शब्द तो नहीं कहूंगा कि मुझे गर्व की अनुभूति होती है। हाँ, लेकिन समाज में उन कार्यों के नाते आज भी लोग हमें याद करते हैं। तो ऐसे कई किस्से हैं। अब यदि आप किसी एक किस्से के बारे में कहेंगे तो ये बता पाना तो बड़ा कठिन है, लेकिन मुझे एक वाकया याद आता है। 2017 में मुझे कुशीनगर जनपद की जिम्मेदारी दी संगठन ने। जी। एक पूर्णकालिक के नाते मेरा केंद्र कुशीनगर किया गया। अब मैं बताना चाहूंगा कि जब मेरा केंद्र कुशीनगर किया गया तो लगभग 15 वर्षों से वहां विद्यार्थी परिषद संगठन का कार्य रुका हुआ था। कुशीनगर में उस समय तत्कालीन 2 मंत्री, एक कुशीनगर में कैबिनेट मंत्री, मैं नाम लूंगा ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी। हाटा के अंदर में राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह जी। ऐसे 2 मंत्री जिस जनपद में हों और समाजवादी पार्टी की विचारधारा से आते हो तो निश्चित ही उनका छात्र संगठन, जो छात्र सभा है, वो हावी होगा। तो जब मेरा केंद्र वहां 17 में हुआ
तो समाजवादी छात्र सभा का पूरा वर्चस्व कायम था, लेकिन उसके बावजूद वहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की अलग जगाने का, छात्रों के बीच में विद्यार्थी परिषद को स्थापित करने का कार्य हम लोगों ने किया। इसी क्रम में एक वहां का इंटर कॉलेज था, बुद्ध इंटर कॉलेज, कुशीनगर का एक बहुत ही जाना माना इंटर कॉलेज है। उस इंटर कॉलेज के अंदर में जो शिक्षा माफिया थे, शैक्षणिक अनियमितताएं थी, जो शुल्क को लेकर के वहां विद्यार्थियों के में जो समस्याएं आ रही थी, उनसे लड़ने का काम विद्यार्थी परिषद ने किया और एक बहुत बड़ा आंदोलन हम लोगों ने खड़ा किया। और मुझे आज बताते हुए खुशी भी हो रही है, मैं गर्व भी अनुभूति कर रहा हूं आज आपसे कहते हुए कि उस आंदोलन की देन है, उस 2017 और 18 में उस आंदोलन की देन है कि आज वो कैंपस जो एक समय शिक्षा माफियाओं का केंद्र था, जहां पे अवैध वसूली का केंद्र बना के विद्यार्थियों का शोषण किया जाता था, आज उस कैंपस का प्रिंसिपल अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ही एक पूर्व जिला प्रमुख है। आज वो विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु बना हुआ है और राष्ट्रवादी विचारधारा वहां प्रबल रूप से एक्टिव है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये वही बुद्ध इंटर कॉलेज है जहां 2016 में रिजवान अहमद नाम का एक माइनर स्टूडेंट, एक विद्यार्थी ISIS से जुड़े हुए उसके तार मिले थे। हमारी नेशनल जांच एजेंसियों ने हमारी मुंबई के जो टेररिस्ट ग्रुप के जो स्क्वाड टीमें होती हैं, उनको डिटेक्ट करने वाली टीम मुंबई से आकर के रिजवान को बुद्ध इंटर कॉलेज से उठा के ले गई थी। तो ये वो इंटर कॉलेज था जहां एक वक्त पे इस तरह की असामाजिक गतिविधियों का वो केंद्र बिंदु बन रहा था। और आज मैं कहना चाहता हूं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्टूडेंट्स पावर और नेशंस पावर वाले नारे से गूंजता है तो निश्चित ही गर्व होता है। बिल्कुल सर, क्या आपको लगता है कि छात्र राजनीति ही राष्ट्रीय राजनीति का मजबूत आधार है? देखिए, निश्चित ही छात्र राजनीति राष्ट्रीय राजनीति का आधार है। और मैं तो ये कहता हूं कि छात्र संघ हमें लगता है कि लोकतंत्र की एक ऐसी पाठशाला है, लोकतंत्र की सारी कार्य प्रणाली जो हम सीखते हैं निश्चित ही वो छात्र संघ से सीखते हैं। और तो निश्चित ही मैं कहूंगा कि छात्र राजनीति ही राष्ट्रीय राजनीति का एक मार्ग है। सर, अभी आप जिस दल की राजनीति कर रहे हैं, इस दल में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो विद्यार्थी परिषद संघ के और छात्र संघ की राजनीति संघ के, लेकिन आज इस दल की सरकार भी है, लेकिन इसी दल की सरकार ने छात्र संघ राजनीति को बंद भी कर दिया। तो सर, क्या आपको लगता है कि छात्र संघ राजनीति फिर से शुरू होनी चाहिए? देखिए, छात्र राजनीति निश्चित शुरू होनी चाहिए जी। छात्र राजनीति का अपना एक बड़ा ही विशिष्ट महत्व है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारी सरकारों का इसमें कोई दोष है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे। 2016 में छात्र संघ के चुनाव हुए। निश्चित ये प्रश्न उठता है कि 2016 से लेकर आज हम लोग 2025 में इस पॉडकास्ट में बैठे हैं, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, इसके लिए अगर मैं खासकर पूर्वांचल और गोरखपुर की बात करूं तो गोरखपुर विश्वविद्यालय के अंदर में मैं अगर इसका दोषी किसी को मानता हूं तो वो निश्चित ही यूनिवर्सिटी और विश्वविद्यालय प्रशासन है। मैं कारण भी आपको बताऊंगा। बिल्कुल। लिंगदो का नियम ये कहता है कि एडमिशन प्रक्रिया जैसे ही पूर्ण हो उससे 6 से 8 सप्ताह के भीतर में आपको छात्र संघ चुनाव कराने होते हैं। लेकिन आप गोरखपुर के इतिहास को उठा के देखिए, गोरखपुर विश्वविद्यालय के यहाँ पे एडमिशन की जो प्रक्रिया है, आप भी विद्यार्थी जीवन में रहे होंगे, मैं भी रहा हूं, एडमिशन प्रक्रिया को इतना डिले किया जाता है कि वो जो एक समय, एक टाइमलाइन सेट होती है कि इतने समय में इतनी अवधि में एडमिशन होना चाहिए, वो टाइम बार्ड हो जाता है। और आप जानते हैं कि जब तक एडमिशन पूरे नहीं होंगे, जब तक आपके आईडी कार्ड्स इशू नहीं होंगे, तब तक चुनाव नहीं कराया जा सकता। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित ही कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की कमजोरी है। विश्वविद्यालय प्रशासन इसके लिए दोषी है। बार बार लोग सवाल उठाते हैं, विपक्ष के लोग इस पे सरकार को घेरते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पूरी है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन लिंगदो के नियमों के अनुसार छात्र संघ करा पाने में सक्षम नहीं हो रही है, इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। लेकिन कई सारे सर छात्र नेता ऐसे हैं जो तैयारी तो करते हैं, छात्र चुनाव नहीं होता, बड़ी कष्ट होता है उनको। और वर्तमान समय जो राज्यपाल महोदय हैं तो आपकी विचारधारा की है जी, और इनके अंतर्गत सारे विश्वविद्यालय भी आते हैं, ये तो चाहे तो सारी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर सकती है ना। देखिए, राज्यपाल का ये जो एक संवैधानिक पद है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो किसी विचारधारा से जुड़ा पद है, ठीक है, और निश्चित ही वो कर सकती हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस मुद्दे को लेकर सचेत नहीं होगा, जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इस मुद्दे पे पहल नहीं करेगा। अभी तो मैं देखता हूं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी खामियों को कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ढकेलने का काम कर रही है। तो जब तक विश्वविद्यालय प्रशासन इसको लेकर सचेत नहीं होगा और जब तक वहां का विद्यार्थी, कैंपस में रहने वाला, छात्र राजनीति करने वाला विद्यार्थी जब तक जागरूक नहीं होगा, तब तक निश्चित ही कोई भी राज्यपाल महोदय हो या विश्वविद्यालय के कुलपति हो या किसी सरकार का कोई मुख्यमंत्री हो, जब तक हम स्वयं नहीं एक जन जागरण करेंगे, जब तक स्वयं विद्यार्थी इसको लेकर के कुलपति का घेराव नहीं करेंगे, तब तक वो विश्वविद्यालय प्रशासन भी जगेगा नहीं।
बिल्कुल सर। सर आप तो वर्तमान समय का राष्ट्रीय राजनीति देख रहे हैं, सर आपको क्या लगता है कि वर्तमान समय की राजनीति में युवाओं के लिए कोई स्पेस बचा है? देखिए, मैं कहूंगा कि निश्चित स्पेस है। मैं आज आपके सामने इस पॉडकास्ट में बैठा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं जी। और आप अगर 2014 से आंकड़ों को उठा के देखेंगे तो लगातार युवा मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर आया है और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ा है। और मैं प्रधानमंत्री जी की एक स्पीच कोट कर रहा हूं जो उन्होंने 15 अगस्त को एक मंच से कही जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मैं ऐसे नौजवानों का आह्वान करता हूं जिनके किसी भी परिवार का कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, वो निकल के आए, आके नेतृत्व करें, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी विकसित हो और वो अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन करें आकर के इस देश की विधानसभा और संसद में। बिल्कुल सर, आप तो युवा नेता हैं और आपके पास युवाओं का एक बड़ा फौज भी है। तो जब आप युवाओं से मिलते हैं, युवाओं को देखते हैं, तो क्या लगता है युवाओं की सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के दौर में? देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे, युवाओं की बहुत सी समस्याएं हैं इस देश के अंदर में, लेकिन अगर सबसे प्राथमिकता पे मैं किसी चीज को रखता हूं तो वो रोजगार है। इस देश में जो युवा है उसके सामने जो वर्तमान समय में एक कठिनाई उभर के आ रही है वो है रोजगार की जी। और रोजगार के साथ साथ उसकी योग्यता के अनुसार उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, वो डिग्री तो ले रहा है, वो कहीं ना कहीं की डिग्री ले रहा है, विश्वविद्यालय कैंपस से पढ़ के पास आउट हो रहा है, लेकिन अपनी योग्यता के अनुसार जो वो योग्यता रखता है उसके अनुसार उसको जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही जी। अब इस दिशा में हम क्या कर सकते हैं? अगर आप मुझसे ये प्रश्न आपके मन में हो कि मैं क्या सलाह दूं, बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए, मुझे लगता है कि अगर इस देश में शिक्षा व्यवस्था में नवाचार हो, यानी कि मैं उदाहरण दूंगा फिनलैंड का। फिनलैंड ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है कि वहां बचपन से विद्यार्थी उसी विषय की पढ़ाई करता है जिस विषय की पढ़ाई से उसको उसी क्षेत्र में अपना करियर बनाना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो निश्चित ही इस प्रकार का नवाचार यदि हमारी भी शिक्षा प्रणाली में होगा, और अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, कई तरह के परिवर्तन आए हैं, तो निश्चित मुझे लगता है इस सरकार के माध्यम से ये रोजगार की समस्या हम लोग हल करेंगे। सर, जब आप नई शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं तो हम युवाओं से जब मिलते हैं, विद्यार्थियों से मिलते हैं, तो विद्यार्थी यही कहते हैं कि हमारा अधिकांश में एडमिशन और एग्जाम में ही व्यतीत हो जा रहा है, हमें पढ़ने का समय बहुत कम मिलता है, हमारी क्लासेस बहुत कम चलती हैं। तो सर, नई शिक्षा नीति पे क्या कहेंगे आप? देखिए, नई शिक्षा नीति जो आई है इस देश की, वो बिल्कुल ही युवाओं के हित में है जी। और युवाओं को ध्यान में रख के ही ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है वो सरकार ने लाया है। और निश्चित ही अभी इसको लेके जन जागरण और जागरूकता लोगों के बीच करनी होगी। आप देख रहे होंगे सरकार के माध्यम से कई गैर राजनीतिक संगठन भी इस नई शिक्षा नीति पे लगातार कई ऐसी संगोष्ठियां कर रहे हैं। हम लोग कैंपसों में जाते हैं, वहां डिबेट करते हैं, वहां कई सारे ऐसे जो है ओपन डिबेट रखते हैं या कोई इस तरह का सेमिनार करते हैं जहां छात्रों को ये बताया जा रहा है कि वो कितना उनके हक में है। क्योंकि आप जानते हैं कि विपक्ष का काम है सरकार को हर मुद्दे पे घेरना, तो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में भी एक इस विषय को लेकर के एक भ्रम फैलाने का काम विपक्ष की सरकारें कर रही हैं, जिसको मैं आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से खंडित करता हूं। निश्चित ही ये नई शिक्षा नीति इस देश के सभी युवाओं के हित और हक में है। सर, जब बात हम करते हैं युवाओं की, तो हम देखते हैं कि आप जिस पार्टी की राजनीति करते हैं, इन पार्टी और युवा कहते भी हैं कि ये पार्टी वरिष्ठ नेताओं की पार्टी हो गई है। तो सर, युवाओं के अंदर किस विचारधारा को बदलने के लिए कैसे प्रयास किए जा सकते हैं? देखिए, ये जो राजनीति में एक विषय निकल के बार बार आता है कि वरिष्ठ को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है राजनीति में। बिल्कुल। देखिए, एक समय था इस देश में जब ऐसे जो वरिष्ठ लोग थे, राजनीति कहीं ना कहीं उनके ही इर्द गिर्द घूमती थी और कुछ युवा उसमें अपवाद के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन आज हम जिस भारत को देख रहे हैं, आज का भारत युवा भारत है, यंग इंडिया है, न्यू इंडिया है। तो निश्चित ही युवाओं की आवाज और युवाओं का अवसर इस राजनीति में बहुत ही प्रबल है। मैं उदाहरण देके आपको बताऊंगा, आज देश में हमारे पास तेजस्वी सूर्या जैसे लीडर हैं जी, जो बेंगलोर कर्नाटका में सांसद भी हैं और भारतीय जनता युवा मोर्चा के हमारे नेशनल प्रेसिडेंट हैं। मैं अगर उदाहरण दूं, उत्तराखंड के अंदर में हमारी बहन नेहा जोशी जी हैं। नेहा जोशी जी हमारी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं और एक पहाड़ी क्षेत्र से आती हैं और हमारे इस राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व कर रही हैं। मैं अगर उदाहरण दूं आपको एक और, तो ऐसे तो कई नाम है लिस्ट में। नहीं, बिल्कुल सर, आपने तो कई सारे नाम गिना तो दिए हैं यहाँ पे, लेकिन जब हम युवाओं से ही चर्चा करते हैं तो युवा कहते हैं यही कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी की विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के बारे में तमाम अनाप शनाप बोलते रहते हैं, लेकिन जैसे वो भाजपा से जुड़ते हैं उनको टिकट मिल जाता है और भाजपा के जो मूल कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा हो जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लौती ऐसी पार्टी है इस देश के अंदर में जो परिवारवाद से ऊपर उठ के कोई भी कार्य करती है, और यदि किसी व्यक्ति को टिकट इस पार्टी से मिल रहा है तो ये आप मान के चलिए कि उस व्यक्ति की कोई योग्यता है, उस व्यक्ति के अंदर क्षमता है, वो उस
दायित्व का निर्वहन कर सकता है, इस नाते पार्टी टिकट दे रही है। और ये एक लौती पार्टी है जिसमें कोई एक व्यक्ति तय नहीं करता कि किसको टिकट मिलेगा, कौन चुनाव लड़ेगा। आप सब भी जानते हैं कि एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व होता है। तो मुझे लगता है इस तरह की बातें जो निकल के आती हैं, निश्चित ही कहीं ना कहीं राजनीति से और विपक्ष से और उनके द्वारा थोड़ी सी ये उकसाई गई बातें हैं, तो इस पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है जी। तो सर अभी भारतीय जनता पार्टी ने एक नई योजना की शुरुआत किया है, एक राष्ट्र एक चुनाव। जी सर क्या है, कुछ बताएंगे इसके बारे में आप? देखिए, वर्तमान जो ये हमारा एक राजनीतिक परिवेश है, इसमें मुझे लगता है एक राष्ट्र एक चुनाव की ये जो अवधारणा है, ये वर्तमान राजनीतिक चर्चाओं में एक बहुत ही विशेष प्रस्ताव के रूप में सामने आई है और लोकतंत्र को एक नए तंत्र के रूप में एक नई दिशा देने का कार्य इससे किया जाएगा। ये जो मॉड्यूल है ये कहता है कि राज्य के विधानसभा चुनाव को, लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने की बात करता है। अब इससे होगा क्या, हमारी चुनाव प्रक्रिया है जो उसमें जो है निरंतरता आएगी, एक रूपता आएगी, पारदर्शिता आएगी, तो निश्चित ही ये देश के हित में है। बिल्कुल सर, इससे आम जनता और युवाओं को क्या लाभ होगा? देखिए, मैंने अभी कहा कि इससे देश के हित में है और मैं आपसे बताऊं, जो हमारे देश में जब चुनाव एक साथ होंगे तो हमारे जो वित्तीय संसाधन है उसकी बचत होगी, और जब हमारे देश के वित्तीय संसाधनों की बचत होगी, जब हम 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव के ऊपर ध्यान देंगे, शेष जो हमारा समय बचेगा वो हम विकास कार्यों में लगाएंगे, तो निश्चित ही देश भी विकास करेगा, नौजवान भी विकास करेगा। बिल्कुल सर। लेकिन सर यहाँ एक प्रश्न ये भी उठता है कि भाजपा तो एक तरफ एक कहती है एक राष्ट्र एक चुनाव, वही वो भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को बुलाकर सम्मेलन भी करवाती है, लेकिन वही जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता किसी मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं तो इसी भाजपा की सरकार में उनको प्रयाथियां भी बरसाई जाती है। देखिए, विद्यार्थी परिषद में का मैं कार्य करता रहा हूं, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि मैं विद्यार्थी परिषद का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हूं। विद्यार्थी परिषद वैचारिक रूप से निश्चित ही जिस राष्ट्रवाद का समर्थन करती है वो हम भारतीय जनता पार्टी में देखते हैं जी। लेकिन आप ये कहें कि हम विद्यार्थी परिषद के लोग भारतीय जनता पार्टी का ही कोई एक अंग है, तो ये कहना गलत है। अगर ये कोई व्यक्ति कह रहा है तो निश्चित ही वो विद्यार्थी परिषद का जो संविधान, जो विद्यार्थी परिषद का हमारा इतिहास है वो पढ़ा नहीं है उसने। हम ये कहते हैं कि हम एक गैर राजनीतिक छात्र संगठन है जो दलगत राजनीति से ऊपर उठ के छात्र हितों के लिए कार्य करती है। अब आपने कहा कि सरकार के विरुद्ध, अभी आप हाल में ही देखिए, एक हफ्ते पहले की लखनऊ की घटना, SRMU के अंदर में बाराबंकी में जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने वहां के शिक्षा माफियाओं और वहां की शैक्षणिक अनियमितताओं, जिस तरह से LLB की बिना मान्यता के वहां पे प्रवेश हो रहे थे और वहां पढ़ाई चल रही थी, उस व्यवस्था को चुनौती देने का काम किया है, ठीक है, और कहीं ना कहीं सरकार के विरुद्ध भी अपने आक्रोश को प्रकट किया है। मैं विद्यार्थी परिषद का संगठन मंत्री था, इसी पे एक उदाहरण आपको दे रहा हूं। मैं 2019 में विद्यार्थी परिषद का सिद्धार्थनगर का संगठन मंत्री था। कोविड काल में रामू गौड़ नाम के एक डुमरियागंज के युवा की ऑक्सीजन के अभाव में जिला प्रशासन में, जिला के जो जिला अस्पताल केंद्र है वहां पे उसकी ऑक्सीजन की कमी से जान चली जाती है। उस घटना के बाद विद्यार्थी परिषद को जब इसका संज्ञान हुआ कि जान क्यों गई, जिस कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर था उसकी चाबी किसके पास है ये वहां का मेडिकल स्टाफ ना जान रहा था, ना उस समय की तत्कालीन CMO जान रही थी। अब आप कल्पना करिए कि कोरोना जैसी भयावह परिस्थिति में एक जिला अस्पताल के अंदर में जिस कमरे में ऑक्सीजन सिलेंडर है, रामू गौड़ नाम का एक युवक वहां पे एक बेंच पे दम तोड़ देता है 4 घंटे ऑक्सीजन के अभाव में। उस समय उसी जनपद से हमारे जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री थे जयप्रताप सिंह जी, और उस समय मैं संगठन मंत्री था। हम लोगों ने एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया और मैं आज आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैंने स्वयं उस कोविड काल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बहुत बड़े आंदोलन को वहां खड़ा किया, और स्वास्थ्य मंत्री जो उस समय के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उनके विरुद्ध उनका पुतला दहन किया और अपना आक्रोश प्रकट किया, जिसका परिणाम ये हुआ कि CMO से लेकर CMS तक और नीचे के जितने भी मेडिकल स्टाफ थे, एक बड़ी व्यवस्था के ऊपर कार्रवाई हुई और परिवर्तन हुआ। बिल्कुल सर, लेकिन जब अभी हम SRMU की बात कर रहे हैं और यहाँ विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं जी, तो एक तरफ माना जाता है कि विद्यार्थी परिषद की विचारधारा वाली पार्टी की सरकार है इस समय, लेकिन जब विद्यार्थी अपने हकों के लिए, अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार उन विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने के बजाय अपने पुलिस चढ़वा दी।
देखिए तो सर यहाँ तो सरकार को करना चाहिए ना कि विद्यार्थी की जो मांगे हैं उन मांगों को सुने, राशियां बरसाने के बजाय। मैं आपसे स्पष्ट कह दूं कि ये जो लाठियां चलाई गई थी ये जिन भी दोषी पुलिस कर्मियों के नाते हुई, आपको क्या लगता है कि ये योगी जी के आदेश पे हुई या हमारे सूबे के मुख्यमंत्री के कहने पे हुई? बिल्कुल गलत है। सर सरकार उनकी है, पुलिस तो उनके नियंत्रण में है। देखिए ये मैनेजमेंट जो उस विश्वविद्यालय और उस आरएमयू के लोग थे उनके द्वारा पुलिस प्रशासन को किस तरह से उन्होंने इसके लिए उकसाया, ये जांच का विषय है, उस पे जांच चल रही है। और लगातार जितने दोषी हैं, आपने हमारे सरकार पे प्रश्न खड़ा किया है, जितने भी दोषी हैं सबके विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। कितने लोगों को इसमें बर्खास्त करने का काम भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। अभी कल या परसों हमारा डेलीगेशन विद्यार्थी परिषद का जाकर के वहां पे हमारे मुख्यमंत्री जी से मिला और उसके तत्काल बाद मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश में शैक्षणिक अनियमितताओं की जांच को लेकर एक कमेटी का गठन किया है। बिना मान्यता के किसी भी कैंपस के अंदर में अगर कोई भी एडमिशन हो रहे हैं उसकी जांच करने का काम किया है। तो निश्चित ही सरकार तो हमारे साथ है। बिल्कुल सर, जब बात हम वन नेशन वन इलेक्शन की कर रहे हैं तो सर इसका सामाजिक संरचना पे क्या असर पड़ेगा? देखिए सामाजिक संरचना इससे सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। कैसे होगी? जब हमारे संसाधनों का बचत होगा। जैसा मैंने कहा कि वित्तीय संसाधनों में बचत होगी तो निश्चित ही जब हम 5 साल में एक बार चुनाव के ऊपर फोकस करके शेष समय को विकास कार्यों में लगाएंगे, हम अपने देश के विकास, नौजवानों के विकास के ऊपर केंद्रित होंगे तो निश्चित ही हमारा जो सामाजिक संरचना है वो और मजबूत होगा। सर लेकिन जब वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा होती है तो कई सारे ऐसे इलेक्शन मैनेजमेंट में काम करने वाली कंपनियां अभी बातें कर रही हैं कि तो वैसे भी बेरोजगारी है, लेकिन जब चुनाव आता है तो हम लोग काम करते हैं तो हमारे साथ काम करने वाले कई सारे ऐसे युवा इनको रोजगार मिल जाता है। तो सर आपको नहीं लगता कि कई सारे लोगों की रोजगार से मिल जाएगी? देखिए मुझे लगता है कि चुनाव जो हमारे देश में होता है उसको रोजगार का एक अवसर के रूप में देखना बहुत ही निराशाजनक है। ये हमारे रोजगार का अवसर नहीं है, बल्कि ये चुनाव देश के विकास और देश के हित में, देश के संसाधनों को, देश की जो हमारी रिसोर्सेज हैं उनके निमित्त होना चाहिए। और इसको अगर हम इस तरह से देखेंगे कि ये एक चुनाव हमारे लिए कोई रोजगार की अपॉर्चुनिटी है तो मुझे लगता है ये मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा। सर छात्रों और युवाओं को इससे क्या फायदा होगा, क्योंकि वे चुनावी खर्च, बार बार चुनाव और पढ़ाई में पड़ने वाले असर की बात करते हैं? देखिए जब एक साथ हमारे लोकसभा, विधानसभा के और समस्त चुनाव एक साथ कराए जाएंगे जी, तो निश्चित है कि हमने पहले भी आपसे कहा कि हमारे जो वित्तीय संसाधन है उसमें बचत आएगी। देश के अंदर में हमारा सारा मैनेजमेंट, सारा सिस्टम एक बार 5 साल में एक बार चुनाव के ऊपर लगेगा। शेष जो हमारे पास समय बचेगा, हमारी सरकारों के पास समय बचेगा, वो हम समय चाहे रोजगार की दिशा में, चाहे जो है विकास की दिशा में, चाहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की दिशा में लगाएंगे तो निश्चित ही ये एक बड़ा अवसर के रूप में हम लोग इस एक राष्ट्र एक चुनाव को देख रहे हैं। सर आप इसके निमित्त तो गोरखपुर जिले के जिला संयोजक भी हैं, तो जब इस अभियान को लेकर आप लोगों से चर्चा करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन अच्छा है तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? देखिए अभी तक जितने भी कैंपसों में मैं गया हूँ जी, जितने भी यूनिवर्सिटी के अंदर में हमने छात्रों से संपर्क किया है, हम लोग छात्रावास में संपर्क कर रहे हैं। हमने यहाँ तक कि छात्र संघ के ऐसे 1987 से लेकर अब तक के जितने छात्र संघ पदाधिकारी रहे हैं, ऐसे गोरखपुर विश्वविद्यालय के समस्त छात्र संघ पदाधिकारियों की भी बैठक बुलाई थी। हम लगातार वार्ड वाइज भी जाके लोगों से संपर्क कर रहे हैं। तो निश्चित ही इस अभियान को लेके, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके लोगों में उत्साह है, लोगों में जोश है, लोग इस प्रस्ताव को लेके एक्साइटेड हैं, लोग चाहते हैं कि इसका इंप्लीमेंटेशन हो, क्योंकि हर कोई, हर वर्ग, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, चाहे वो कोई व्यापारी हो, हर कोई इस अभियान को निश्चित ये देख रहा है कि ये देश के विकास और देश के हित में है। बिल्कुल सर, लेकिन सर कई आप तो युवा हैं और युवा हमसे कह भी रहे थे कि जब सरकार पर विकास करेगा तो उनसे जरूर पूछिएगा कि नेता तो अपनी सरकार बचाने के लिए, अपनी सत्ता में रहने के लिए वन नेशन या अन्य कई सारे अभियान शुरू कर सकते हैं, लेकिन हमारे भविष्य को बचाने के लिए कि हम भी छात्र संघ से निकले, हम भी बड़े राजनीति में जाए, बड़े नेता बने, तो क्या उसके लिए वो लोकतंत्र बहाली, शासन चुनाव बहाली करेंगे जिससे लोकतंत्र मजबूत हो? देखिए मैं आपको उदाहरण के साथ कहता हूं कि यदि हमारी सरकार चाहे केंद्र और प्रदेश की हो जी, हमारे सरकार में छात्र संघ के नेता रविंद्र सिंह बाटी जैसे लोग शामिल हुए, हमारे पूर्वांचल के अंदर राजनीति कर रहे डूसू से शक्ति सिंह शामिल हुए, ऑक्सफोर्ड ऑफ ईस्ट कहे जाने वाले इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से रोहित मिश्रा जैसे छात्र संघ के अध्यक्ष अगर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम के काम कर रहे हैं, तो मैं उन नौजवानों से कहना चाहता हूं जो आपको भरमाने का काम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये सरकार छात्र संघ विरोधी सरकार है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं गलत कह रहे हैं। और ऐसे जो छात्र संघ के नेता हैं वो आज पार्टी में मजबूत स्थान पा रहे हैं।
मैंने शक्ति सिंह जी का नाम लिया। शक्ति जी आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के एनईसी मेंबर हैं और वेस्ट बंगाल जैसी जगह पे उन्हें संगठन ने वहां का प्रभारी बनाया है। तो निश्चित ही हम आप के इस पॉडकास्ट से कहना चाहेंगे कि निश्चित ही ये सरकार छात्र संघ की पक्षधर सरकार है। ये बात अलग है कि किन्हीं कारणों से छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। हम सब भी ये चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव भी हो, हमारा नेतृत्व भी यही चाहता है। सर, आज जब हम प्राइवेट कॉलेजों को देखते हैं तो वहां मनमानी फीस ले जाती है। आप एक युवा नेता हैं और एक युवा नेता होने के नाते आपकी क्या प्रतिक्रियाएं होंगी? देखिए, मैंने जब विद्यार्थी परिषद में काम किया, जैसा मैंने पहले आपको बताया, मैंने अभी आपको कुशीनगर के बुद्ध इंटर कॉलेज की चर्चा भी की जी। विद्यार्थी परिषद में रहते हुए भी हम लोगों ने इस मुद्दे पे काम किया है। लगातार छात्रों के बीच हम जाते रहे। आज भारतीय जनता पार्टी में भी मैं काम कर रहा हूं, कॉलेज कैंपसों में जाता हूं, तो निश्चित ही ये मुद्दा निकल करके हमारे सामने आता है। छात्रों से मनमानी फीस ली जाती है, अवैध रूप से वसूलियां की जाती हैं। तो निश्चित ही मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से, जैसा मैंने अभी कहा कि कुछ नवाचार हमें करना होगा, तो जैसा मैंने अभी आपसे पहले कहा, मैं चाहता हूं कि हम सब कोई एक ऐसा मॉड्यूल सरकार के समक्ष भी एक प्रस्ताव रखा जाए कि कई बार आप सुनते हैं कि शुल्क वृद्धि का विषय आया, किसी छात्र से मनमानी पैसे की वसूली की जा रही है। कुछ समय के लिए जब जांच होती है तो वो मामला दब जाता है या वो कॉलेज कैंपस का अंदर कोई आप देखते हैं परिवर्तन आ गया, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद जब आप देखते हैं तो फिर से पुराने ढर्रे पे सारी चीजें वैसे ही चलने लगती हैं। तो मैं आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये कहूंगा कि एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाए जिसके माध्यम से लगातार कॉलेज कैंपसों के ऊपर एक मॉनिटरिंग होती रहे कि किसी भी छात्र का अगर फीस के लिए शोषण हो रहा है, किसी भी छात्र को शैक्षणिक अनियमितता का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए काम हो। सर, राजनीति में हम युवाओं को देखते हैं तो उनको अक्सर एक सीढ़ी के तौर पर प्रयोग किया जाता है। बड़े नेता युवाओं का उपयोग कर रहते हैं। तो सर, कभी आपको ऐसी चुनौती आपके सामने आई? देखिए, पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि ये कथन से मैं सहमत नहीं हूं जी। और हम जिस पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी, उसने सदैव ही नौजवानों को अवसर दिया है। इस देश के अंदर में कई ऐसे छात्र राजनीति से बुरे, माने कई ऐसे नाम हैं, मैं अगर आपको गिनाने लगूं तो मुझे लगता है कि काफी लंबा समय बीत जाएगा। विद्यार्थी परिषद के पृष्ठभूमि से भी निकल के आए छात्र नेता, स्वतंत्र राजनीति करने वाले भी ऐसे कई छात्र संघ के नेता आज इस पार्टी में काम कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी में युवाओं को सीढ़ी के रूप में देखा जाता है। हाँ, हम युवाओं को परिवर्तन के वाहक के रूप में देखते हैं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान भी करते हैं। वो चाहते हैं कि नौजवान आगे आए, नेतृत्व करें। तो निश्चित ही इस पार्टी में युवाओं के लिए हर तरह के अवसर हैं, वो खुल के आए, इस पार्टी में काम करें। सर, जब आप विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो उस दौरान आपके मन में कब ये आया कि अब हमें भाजपा में जाना चाहिए? देखिए, विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए ये मन में कभी नहीं आया। मैं विद्यार्थी परिषद में जब काम मेरा 2022 में मैं पूर्णकालिक जीवन से वापस होके आया। वापिस होने के बाद, जैसा मैंने आपसे कहा अभी थोड़ी देर पहले, कि वैचारिक रूप से जिस विचारधारा से हम सब जुड़ के काम किए, जो विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रवाद की बात हम करते थे, वो राष्ट्रवादी विचारधारा यदि हमें कहीं दिखती है तो वो भारतीय जनता पार्टी में है। तो निश्चित ही मन में ये प्रेरणा थी कि अब आगे समाज के लिए कुछ करना है। तो निश्चित ही समाज के लिए यदि परिवर्तन का वाहक बनना है तो निश्चित ही किसी राजनीतिक दल का हिस्सा बनना होगा। तो एक प्रक्रिया के तहत धीमे धीमे करके जो है पार्टी के लोगों से मिलना हुआ, अपने संगठन के लोगों का मार्गदर्शन मिला, एक अवसर बना और आज काम कर रहे हैं। सर, भाजपा में सबसे ज्यादा प्रभावित आप किससे हुए? देखिए, अगर एक नाम लेना होगा तो मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लूंगा। मैं उनके व्यक्तित्व को अपने प्रेरणा पुंज के रूप में देखता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक लौते ऐसे नेता हैं जिनका उनकी पार्टी के लोग भी उतना ही सम्मान करते हैं जितना विपक्ष के लोग करते हैं। और मुझे लगता है वर्तमान राजनीति में यही चीज, एक अभाव हम लोग को देखने को मिलता है कि आज एक दूसरे पे पर्सनल अटैक होते हैं, लेकिन एक राजनीति की गरिमा बना करके कैसे राजनीति की जाती है पक्ष और विपक्ष की, यदि वो किसी नौजवान को सीखना है तो मुझे लगता है उसके लिए स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी से बेहतर कोई नाम ना होगा। सर, वर्तमान युवाओं को जब हम देखते हैं तो कई सारे युवा ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों पे घबरा जाते हैं। जी सर, कभी आपके सामने ऐसी चुनौती आई जब आपको लगा कि अब मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए? देखिए, निश्चित ही नौजवानों के सामने अक्सर उनके छात्र जीवन में इस तरह के पल आते हैं। जी, हम लोगों ने भी छात्र जीवन में, ये बात अलग है हम एक संगठन के कार्यकर्ता थे, लेकिन निश्चित ही इस तरह की अनुभूतियां होती हैं और मुझे लगता है ये हर विद्यार्थी के साथ, शायद आपके साथ भी हुई होगी। और ये एक सामान्य सा विषय है और छात्र का मतलब ही है कि इन चुनौतियों, इन समस्याओं का सामना करना, इनका मजबूती से डट के सामना करना और इनसे बाहर निकलने वाला जो होता है वही नौजवान है, वही युवा है और वही परिवर्तन का वाहक है। बिल्कुल। सर, अगर कोई युवा आपसे पूछे कि हम राजनीति में क्यों आए तो क्या कहेंगे आप उसको?
देखिए, मुझे लगता है कि आज नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। इसका कारण है, लोगों के मन में एक अवधारणा सी बन गई है कि राजनीति में वही आते हैं या तो उनके परिवार से किसी का राजनीतिक बैकग्राउंड हो, या कोई बहुत बड़ा व्यवसायी है, किसी के पास बहुत धन है। तो ये अवधारणा टूटनी चाहिए। मुझे लगता है पढ़े लिखे लोगों को आज राजनीति में आने की आवश्यकता है। मैंने अंग्रेजी का एक कोट कहीं पढ़ा था कि टू बी द चेंज यू हैव टू बी द चेंज, यानी कि अगर आपको परिवर्तन का वाहक बनना है तो आप अगर चाहते हो कि परिवर्तन देखो तो परिवर्तन का वाहक आपको स्वयं बनना पड़ेगा। आप ये उम्मीद करो कि कोई आपकी समस्याओं के लिए आके लड़ेगा, मैं कहता हूं उससे बेहतर है आप स्वयं इस स्थान पे अपने को स्थापित करो कि आप स्वयं अपनी समस्याओं के लिए आवाज बुलंद कर सको। और इस दिशा में मैं एक नाम भी लेना चाहूंगा। अभी हाल में ही कर्नाटका के अंदर में बहन सुरभि जी हैं। आप सुरभि जी के बारे में पढ़ेंगे तो वो हार्वर्ड से मास्टर्स की पढ़ाई करने के बाद इस समय बेंगलोर के कर्नाटका के अंदर में भारतीय जनता पार्टी से जुड़ती हैं, युवा अवस्था में जुड़ती हैं और इस समय पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में वो काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है अगर हार्वर्ड से पढ़ा हुआ व्यक्ति आकर के राजनीति से जुड़ रहा है तो ये वो अवसर है, ये वो समय है जब युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि ये भारत युवा भारत है और युवा भारत को अगर कोई बदलेगा, कोई इसकी दिशा दशा तय करेगा तो हम नौजवान तय करेंगे। बिल्कुल सर, आप तो इतने युवा नेता है, इतनी स्मार्ट पर्सनालिटी आपकी। राजनीति में आने के पीछे का आपका मुख्य उद्देश्य क्या रहा? सत्ता की राजनीति या संगठन की राजनीति? देखिए, मैंने सदैव संगठन की राजनीति की है। आज भी मैं एक संगठन के अभियान एक राष्ट्र एक चुनाव का महानगर का संयोजक हूं। तो निश्चित ही सत्ता का कोई मोह नहीं है। मैं जब पिछले साल भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, मैं आपसे इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि मेरे साथ 1000 युवाओं ने गोरखपुर के दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। मुझे लगता है पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश में विगत के वर्षों में ये सबसे बड़ी सदस्यता थी। मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा, ये पार्टी के लोगों ने मुझसे कहा। मेरे उस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के हमारे वरिष्ठ प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय बिश्नोई जी, सलिल बिश्नोई जी जो MLC हैं, वो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी श्री सहजानंद राय जी, हमारे महानगर अध्यक्ष जी राजेश गुप्ता जी, ऐसे प्रमुख लोग उस कार्यक्रम में आए और उनके ये वक्तव्य थे। तो निश्चित ही मैं सत्ता के लिए राजनीति में नहीं आया हूं और काम करने के लिए आया हूं, चाहे वो संगठन में जो भी जिम्मेदारी हो, चाहे वो निचले पायदान की जिम्मेदारी हो, चाहे वो कितने भी ऊपर हो, मैं एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में सदैव कार्य करूंगा। सर, एक युवा के अंदर इतना समर्पण का भाव कैसे आ गया? देखिए सूरज जी, जिस संगठन के हम लोग कार्यकर्ता रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमारा मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। मैं एक बाल स्वयंसेवक हूं और स्वयंसेवक वो होता है जो अपनी स्व इच्छा और अपने त्याग के लिए जाना जाता है। तो निश्चित ही हम सब ये जो आज सीख के यहाँ आपके सामने ये बात कर पा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे संघ के संस्कार हैं, हमारे विद्यार्थी परिषद के संगठन की हमारी सीख है। और निश्चित ही उसी की देन है कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं वो एक अनामिकता का पहलू है। हम नेम फेम के लिए नहीं, अपितु काम करना चाहते हैं, परिवर्तन के वाहक बनना चाहते हैं, इसलिए काम कर रहे हैं। सर, अभी तक की यात्रा के दौरान का सबसे यादगार पल कौन सा रहा आपके लिए? देखिए, ऐसे अगर आप पूछेंगे तो मैं कहूंगा, अगर वर्तमान राजनीतिक परिवेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जब मैं पिछले साल जुड़ा तो निश्चित ही उस समय लोकसभा के जब चुनाव चल रहे थे तब मैंने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का निर्णय लिया। लोगों ने मुझसे कहा कि लोग चुनाव के बाद जुड़ते हैं, जब पार्टी की नए यूनिट का गठन होता है, जब नई दायित्वों की घोषणा होती है। ये पहला नौजवान दिख रहा है जो चुनाव के दौरान क्यों जुड़ने आ रहा है। जी। तो निश्चित ही मैंने वहां लोगों से कहा कि मैं चाहता हूं कि मेरे जो भी संसाधन है, मेरे साथ जो भी युवा शक्ति है, मेरे साथ जो भी नौजवान है, वो पार्टी के चुनाव में पार्टी के हित में उपयोग में आए, काम में आए। मेरा जुड़ना, आकर्षण के जुड़ने से यदि भारतीय जनता पार्टी के अंदर 1.1% का भी मैं कोई योगदान दे सकता हूं तो मैं वो देने का कार्य करूंगा। तो निश्चित ही मेरे जीवन का वो एक बड़ा ऐसा पल था जब मैं विद्यार्थी परिषद के कार्यों के बाद और मैं अपने राजनीति की शुरुआत कर रहा था, तो वो अनुभव एक विशेष मेरे दिल के बड़ा करीब है। सर, आप तो अब संगठन की राजनीति कर रहे हैं, खर्चा कैसे चलता है आपका? देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जी, और मेरे पिता भी पेशे से अधिवक्ता रहे। मैं सेकंड जनरेशन लॉयर हूँ और मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। और सिद्धार्थ नगर में मैं काला नमक चावल का व्यवसायी हूँ। ODOP 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में हमारा काला नमक का चावल है। तो निश्चित ही हम अपने कारोबार को भी देख रहे हैं, अपने विधि के प्रोफेशन को भी देख रहे हैं और उसी के माध्यम से जो एक व्यवस्था खड़ी हो रही है उससे समाज के लिए जो कुछ कर पा रहे हैं, मैं बहुत तो नहीं कहूँगा, जो भी थोड़ा बहुत कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। बिल्कुल। सर, आप जब इतने सफल हैं तो फिर आपका व्यक्तिगत जीवन कैसा चलता है? देखिए, एक सामाजिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन, निश्चित ही अगर मुझसे आप पूछेंगे तो व्यक्तिगत जीवन में आपको
आप परिवार को समय नहीं दे पाते। मैं पूर्णकालिक रहा। जब आप 7 साल घर से दूर रहते हैं, अलग अलग जिला केंद्रों पे आप काम करते हैं, संगठन के जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे होते हैं, तो पीछे एक परिवार भी होता है, माँ बाप होते हैं, बहन होती है। बिल्कुल। तो निश्चित एक लंबी अवधि मैंने ऐसे काम किया है जब मैं अपने परिवार से दूर रहा, एक पूर्णकालिक के नाते। आज भाजपा में काम कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, तो भी समाज के बीच में दिन रात रहने की मेरी इच्छा होती है। अपने प्रोफेशन को देखते हुए बाकी समय जितना भी मेरा बचता है 24 घंटे में से, वो मैं समाज कार्य में और युवाओं के हित में लगाता हूं। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जो आपका परिवार है, माता पिता है, उनके बीच समय नहीं बीत पाता, उसकी थोड़ी सी कहीं ना कहीं टीस रहती है। शेष बाकी हम सब माँ भारती की सेवा के लिए निकले हैं, तो बस माँ भारती को अपनी प्रेरणा मान के काम करते चले जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जब आप संगठन में काम कर रहे थे और अब विभाग संगठन मंत्री बने, फिर जब राष्ट्रीय क्रीड़ा मंच के साथ संयोजक बने, तो कौन सी जिम्मेदारी सबसे कठिन लगी आपको? देखिए, निश्चित ही एक पूर्णकालिक के रूप में मैं जब विभाग संगठन मंत्री रहा जी, उसकी एक अलग चुनौती थी। और जब मैं अखिल भारतीय सह संयोजक बना राष्ट्रीय कला मंच का, जो विद्यार्थी परिषद का ही एक प्रकल्प है, तो उसकी अलग चुनौतियां थी। मैं आज आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं स्वयं भी संगीत विषय से जुड़ा व्यक्ति हूं। मैं तबला विषय से प्रभाकर हूं, यानी मैंने स्नातक किया है, मेरी शिक्षा हुई है, मैंने पढ़ाई की है संगीत के क्षेत्र में, वो भी तबला विषय से मेरा स्पेशलाइजेशन है। तो निश्चित ही कला मंच में जब काम करने का अवसर मिला मुझे, लखनऊ जैसा ऐसा महत्वपूर्ण केंद्र मुझे दिया संगठन ने, तो निश्चित ही उसकी एक अलग चुनौती थी। क्योंकि देखिए, हमारी जो लोक कलाएं हैं, हमारी जो संगीत की हमारी जो पुरानी परंपरा है, वो धीमे धीमे आप देख रहे हैं हमारे देश में विलुप्त हो रही है। तो उसके उत्थान की दिशा में काम करना एक कठिन चुनौती थी मेरे लिए। और जब मैं विभाग संगठन मंत्री था और मैं लगातार छात्र हितों के लिए संघर्ष कर रहा था, कार्य कर रहा था, उसकी अलग चुनौतियां थी। बिल्कुल सर। सर, आज के जो नए युवा हैं, उनके मन में एक सपना नहीं बन पाता है कि हमें क्या करना है। वो युवाओं को क्या संदेश देना चाहें, कैसे एक लक्ष्य को निर्धारित करें? देखिए, मुझे लगता है कि हम सबको अपने आदर्श के रूप में, अपने प्रेरणा पुंज के रूप में स्वामी विवेकानंद जी को देखना चाहिए जी, और विवेकानंद जी के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। और मैं युवाओं से कहना चाहूंगा कि आज का ये जो दौर है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि ये भारत युवा भारत है। इस देश की दिशा दशा को तय करने का काम अगर किसी के कंधों पे है, ये जिम्मेदारी किसी के कंधों पे है, तो हम नौजवानों के है। तो हमें सिर्फ अपने रोजगार, हमें सिर्फ अपनी शिक्षा और अपने परिवार तक सीमित नहीं होना होगा। बिल्कुल, हमें आगे आके समाज को एक दिशा देने के लिए, समाज का नेतृत्व करने का भी लक्ष्य और कार्य अपने लिए रखना होगा, सोचना होगा। हमें ये मानना होगा कि वो भी हमारी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जितनी एक एमएनसी कंपनी, आईटी कंपनी में जॉब करना हमारे लिए जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि हम अपने देश हित और समाज हित में भी सोचें। बिल्कुल सर, अभी आपने कहा कि तबला वादक और संगीत में प्रभाकर आप किए हैं। जी, जी। सर, कुछ गुनगुनाना चाहें, कुछ 2-4 पंक्तियां? जैसे मैंने कहा कि मैं वादन विषय से जुड़ा रहा हूँ, संगीत में मैं तबला विषय से जुड़ा रहा हूँ। अब यहाँ तबला तो उपलब्ध नहीं है। नहीं सर, आप तो तबला बजाते तो कुछ लोग गा भी रहे होंगे, तो आपके मन में तो आता होगा कुछ गा सकते हैं। वोकल के क्षेत्र में उतना मजबूत नहीं हूँ, मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ। तो मुझे लगता है कि गायन की दिशा में मैं प्रयास नहीं करूंगा, क्योंकि जिसमें मेरी अभ्यास नहीं है उसमें मैं हाथ नहीं डालता, ये मेरी प्रवृत्ति है। हाँ, कभी हम लोग पुनः बैठेंगे और ऐसे संगीत की महफिल होगी तो निश्चित तबला वादन का एक बार अवसर मिला तो आपके समक्ष प्रस्तुत सर, मैं कुछ प्रश्नों पर और चर्चा करूंगा जिसका जवाब थोड़े थोड़े शब्दों में देंगे। जी जी। सर, छात्र राजनीति और राष्ट्रीय राजनीति सबसे ज्यादा संघर्ष कहाँ है? देखिए, दोनों की अपनी अलग अलग चुनौती है। छात्र राजनीति शासन से जुड़ी होती है और आपने कहा राष्ट्रीय राजनीति, उसका पैरामीटर अलग होता है। तो दोनों को अगर हम एक साथ करके कहें तो गलत होगा। दोनों की अपनी अलग अलग चुनौतियां हैं। अगर विद्यार्थी परिषद नहीं होती तो आप कहाँ होते हैं? मुझे लगता है कि अगर विद्यार्थी परिषद नहीं होती सूरज जी, तो आज यहाँ आपके सामने इस पॉडकास्ट में मैं बैठा ना होता और यहाँ आपके इस पॉडकास्ट में मैं बोलना रहा होता। सर, आपके छात्र राजनीति का कौन सा ऐसा पल जो आज भी आपको याद है? देखिए, छात्र राजनीति में जब मैं रहा तो मुझे याद है कि मैं कुशीनगर में काम कर रहा था। वहां पे मैंने उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हुए। लंबे समय से पूर्वांचल में विद्यार्थी परिषद से कोई छात्र संघ का कैडर का नेता निकला नहीं था। मैं उस समय संगठन मंत्री था, मैंने वहां चुनाव कराया। राजन सोनी को उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय से मैंने परिषद के पैनल पर टिकट दिया और मुझे गर्व है कहते हुए कि वो समय वहां छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया। और आज भी यूएनपीजी के अंदर में छात्र राजन सोनी को विद्यार्थी परिषद के छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। तो वो एक ऐसा समय था मेरे छात्र राजनीति का, जब मैं छात्र राजनीति से इतर वो अवस्था थी संगठन मंत्री के रूप में कि मैं टिकट दे के किसी को चुनाव लड़ा रहा था। तो मुझे लगता है वो अनुभव मेरे लिए बड़ा विशेष था। सर, भाजपा में युवाओं के लिए सबसे बड़ी ताकत क्या है?
देखिए, भाजपा में युवाओं को सबसे बड़ा ताकत मैं ये कहूंगा कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो लगातार युवाओं का आह्वान कर रहे हैं, वो लगातार यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग लीडरशिप के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जिस पार्टी में हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी जैसा हमारे पास नेतृत्व है, तो मुझे लगता है ये गोल्डन टाइम चल रहा है नौजवानों के लिए। इसलिए मैं कहता हूं, फिर से कहूंगा कि युवाओं को राजनीति में अब आना चाहिए। सर, युवाओं की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी या नशे की लत? मैं देखिए, मुझसे अगर आप व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मुझे लगता है निश्चित ही बेरोजगारी युवाओं के लिए एक बड़ी समस्या है। और बेरोजगारी के साथ साथ मुझे लगता है उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें जो जॉब नहीं मिल रही है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सर, युवाओं को राजनीति में इस्तेमाल किया जाता है या फिर उनको उनकी योग्यता के अनुसार जिम्मेदारी भी दी जाती है? देखिए, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कई नाम मैंने आपको तेजस्वी सूर्या से लगाए, बहन सुरभि से लगाए और बहन नेहा जोशी से लगाए, और मैंने शक्ति सिंह आदि कई नाम लिए हैं। तो निश्चित ही युवाओं को अवसर दिया जाता है राजनीति में, उन्हें किसी भी सीढ़ी की तरह में प्रयोग नहीं किया जाता है। जी सर, मोदी जी और योगी जी, इन दोनों में आप किसके सबसे बड़े प्रशंसक हैं? देखिए, मैं दोनों का प्रशंसक हूं। एक हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, एक हमारे प्रदेश के हमारे परम पूज्य योगी जी हैं। तो निश्चित ही ये एक निर्णय ले पाना तो मेरे लिए संभव नहीं है। दोनों की अपनी क्षमता है कार्य करने की, और दोनों को ही हम सब अपना आदर्श मानते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव, दोनों में से किसी एक को चुनना, किसको चुनेंगे आप? मुझे लगता है आपने जो दो नाम लिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, मुझे लगता है ये दोनों नाम चर्चा के योग्य तो नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसी ऐसे व्यक्ति की मैं चर्चा करूं, तो आप वर्तमान में बिहार में देख रहे हैं, इस समय बॉलीवुड के पूर्व स्टार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे एक नाम लेना हो तो मैं उनका नाम लूंगा। सर, क्या आपको लगता है कि युवा राजनीति में आके कुछ परिवर्तन कर सकते हैं? निश्चित कर सकते हैं। नौजवान ही परिवर्तन के वाहक हैं। मैंने अभी आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि टू बी द चेंज यू हैव टू बी द चेंज। परिवर्तन अगर लाना है तो परिवर्तन का वाहक बनना होगा, और युवा का उल्टा होता है वायु। तो वायु की गति अगर किसी के अंदर में है तो नौजवान के अंदर में हो, युवा शक्ति के अंदर में हो। युवा शक्ति ही इस देश का भविष्य तय करेगी। बिल्कुल। सर, भाजपा के अलावा किसी और राजनीतिक पार्टी को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और राजनीतिक पार्टी को चुनना होता तो शायद मैं राजनीति नहीं करता। सर, वर्तमान समय में जब आप प्रशांत किशोर को देखते हैं, जो कई सारे नए मुद्दों को लेकर बिहार में चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में आप? देखिए, प्रशांत किशोर जी बिहार के अंदर में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, मुझे लगता है कि बिहार की जनता बहुत ही सजग है। बिहार के लोग बड़े ही चतुर हैं, और बिहार की जनता कोई ऐसी जनता नहीं है जिसको कोई भी आएगा वो बेला फुसला के लेकर चला जाएगा। तो अगर आपको बिहार के लोगों का दिल जीतना है तो आपको उनके मुद्दों को, वाकई उनके मुद्दों को एड्रेस करना होगा, उनके लिए काम करना होगा। तो मुझे लगता है कि अगर उस दिशा में वो कार्य करते हैं तो ठीक बात है। सर, अगर एक शब्द में एक राष्ट्र एक चुनाव को कहना हो तो क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर एक शब्द में कहना हो, वन नेशन वन इलेक्शन, तो मुझे लगता है कि हमारे देश के वित्तीय संसाधनों में बचत और हमारे देश के लोकतंत्र को एक नई दिशा देने का एक बहुत ही एक नए तरह का और बहुत ही अच्छा अगर कोई प्रस्ताव है तो वो एक राष्ट्र एक चुनाव है। सर, अभी आप गोरखपुर में हैं और ये योगी जी का शहर भी है। अगर गोरखपुर को एक शब्दों में परिभाषित करना हो तो क्या कहेंगे आप? अगर गोरखपुर को एक शब्द में परिभाषित करना होगा तो मैं गोरखनाथ मंदिर कहूंगा। हमारे नाथ संप्रदाय का केंद्र बिंदु और हमारी आस्था का वो केंद्र है। और मुझे लगता है पर्यटन की दृष्टि से आज गोरखपुर पूरे पूर्वांचल नहीं अपितु पूरे उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही ऐसे मॉड्यूल के रूप में विकसित हो रहा है, जो आने वाले समय में हमें लगता है कि देश भर से लोग पूर्वांचल के अंदर में गोरखपुर में आएंगे, और गोरखपुर के अंदर में एक टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ज्यादा काम होगा। सर, शासन चुनाव क्या है? लोकतंत्र की जरूरत या सत्ता की सीढ़ी? मुझे लगता है कि लोकतंत्र की जो कार्य प्रणाली है उसको सीखने की अगर प्रथम पाठशाला मैं कहूँ तो शासन है। सर, बेरोजगारी पे भाजपा का सबसे बड़ा कदम क्या है? देखिए, बेरोजगारी को लेकर लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। बेरोजगारी के मुद्दे में चाहे केंद्र हो चाहे प्रदेश में लगातार युवाओं को रोजगार देने के अवसर हम ला रहे हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी का लगातार विजन है कि युवाओं को आगे लाना है। यंग लीडरशिप के ऊपर वो काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार के कैसे बेहतर अवसर दिए इसके लिए काम कर रही है। तो निश्चित ही हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार, लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर दे रही है। और आने वाले समय में निश्चित ही हम परिवर्तन देख रहे हैं। आने वाले समय में और परिवर्तन निश्चित ही होगा। सर, इस नमस्कार पूर्वांचल के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगा, मैं खुद एक युवा हूं, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये समय इस देश में ऐसा है कि हम सब नौजवानों को एक साथ आके आगे आना चाहिए। इस देश में जो इस देश की राजनीति है, इस देश में जो इस समय देश का विकास चल रहा है, उसमें हम सबको अपनी भूमिका सुनिश्चित करनी होगी। मैं आज आपके इस नमस्कार पूर्वांचल के पॉडकास्ट के माध्यम से मैं आप लोगों को भी धन्यवाद दूंगा कि मैं अपने को इस योग्य नहीं मानता, लेकिन आप लोगों ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपने विचार इस पॉडकास्ट के माध्यम से रखूं। तो निश्चित ही मैं कहना चाहूँगा जितने लोग भी मुझे सुन रहे हैं कि हम युवाओं को अब इस भारत की राजनीति में अपनी हिस्से को सुनिश्चित करना, अपनी हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना होगा, तभी देश का विकास संभव है, तभी हमारा विकास संभव है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आज अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए श्री आकाश मिश्रा सर उपस्थित है, जिनसे मैंने ढेर सारी बातें किया। अब मैं इसका जिक्र तो यहाँ नहीं कहूंगा क्योंकि आपने पूरे पॉडकास्ट को देखा। आपको पॉडकास्ट कैसा लगा? आपने कई सारे प्रश्नों को भी कहा था पूछने के लिए, मैंने पूछा भी, जवाब से कितने संतुष्ट हैं ये तो आप कमेंट करके बताएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।